hemodynamics now. Shock. Shock basically is the ultimate end stage of any disease which causes the death of the individual. Clear? हर डिजीज अल्टीमेटली शॉक डेवलप करती है और उससे पेशेंट की डेथ होती है. तो शॉक होता क्या है? शॉक बेसिकली इज अ सिस्टेमिक हाइपोटेंशन which ultimately leads to the widespread hypoxia of the body. सिस्टमिक हाइपोटेंशन का क्या मतलब है कि बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल ड्रॉप कर गया. ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप करने की वजह से क्या हुआ कि अब ब्लड पहुंच नहीं रहा पूरी बॉडी के अंदर. पूरी बॉडी के अंदर जब ब्लड नहीं पहुंचा तो हाइपोक्सिया, जनरलाइज हाइपोक्सिया डेवलप हो गया. खास तौर पे ब्रेन के अंदर जब नहीं पहुंचा तो क्या हुआ कि ब्रेन जो है, आपको पता है कि 1 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता. ब्रेन की डेथ होना शुरू हुई. अल्टीमेटली ब्रेन की डेथ हुई तो पूरी की पूरी बॉडी जो है उसके वजह से उसकी सिस्टम जो है वो स्टॉप होना शुरू हो गए. हर बॉडी का सिस्टम जो है ना वो प्रोसेस नहीं कर पाया सही तौर पे और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो गई. तो शॉक बेसिकली इज द सिस्टेमिक हाइपोटेंशन व्हिच लीड्स to the widespread hypoxia of the body and if it is not corrected leads to the death of the individual. अच्छा, ये जो हाइपोक्सिया है, ये जो शॉक है बेसिकली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स के अंदर. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द कार्डियोजेनिक शॉक. सेकंड वन इज द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. थर्ड वन इज द सेप्टिक शॉक. देन ये तो 3 इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कुछ और भी है. साइकोजेनिक शॉक एंड द एनाफिलेक्टिक शॉक. ये कुछ 5 टाइप्स हैं शॉक की जिसको मैं हर एक को अलग-अलग आपको जो है ना ब्रीफली डिस्कस करूंगा. कार्डियोजेनिक शॉक, जैसे कि कार्डियोजेनिक से पता चल रहा है दैट समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द हार्ट. Heart basically is the vital organ which is pumping the blood and delivering the oxygenated blood to all the body. ठीक. तो जब अगर हार्ट की पंपिंग नहीं होगी तो ब्लड क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा. स्टैटिक हो जाएगा, फ्लो में नहीं रहेगा. फ्लो में नहीं रहेगा तो हर ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, ना वापस आएगा ना जाएगा. तो अल्टीमेटली जो है जब हार्ट की पंपिंग इनहिबिट हो गई, हार्ट की पंपिंग स्टॉप हो गई तो ब्लड भी स्टैटिक हो गया. और ब्लड स्टैटिक हो गया तो पेशेंट का सिस्टेमिक हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगी. सिस्टेमिक हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगी, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी. तो क्या क्या कॉजेज हैं जो कि कार्डियोजेनिक शॉक कॉज कर सकती हैं? एकदम से सडन हार्ट अटैक हुआ किसी को, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई, एक मेन वेसल ब्लॉक हुई, हार्ट को जो एक टिश्यू को जो मिल रहा था बेसिकली जो ब्लड वेसल के जरिए से मिल रही थी वो नहीं आई, वो ब्लॉक हो गई. एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ या कोई एम्बोलिज्म हुआ. अब एकदम से जब वो एक एरिया हार्ट का जो है वो इन्फेक्टेड हुआ, उसने पंप करना कम कर दिया है या बिल्कुल स्टॉप कर दिया है तो अल्टीमेटली जो है हार्ट पंप नहीं करेगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, ब्लड पहुंचेगा नहीं ऑर्गन्स को, पेशेंट की उससे डेथ हो जाएगी. क्लियर. इसके अलावा जो है एरिथमिया, ब्लड ऑब्वियसली हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है जो कि हार्ट की पंपिंग को सिंक्रोनाइज कर रहा है. एट्रियम पहले पंप करता है फिर वेंट्रिकल पंप करता है, एक सिंक्रोनी होती है बॉडी हार्ट के अंदर. क्लियर. अगर ये रिदमिया डेवलप हो गया, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो इम्पेयर्ड हो गई, अल्टीमेटली क्या होगा कि हार्ट पंप नहीं कर पाएगा. हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड जो है पेरिफेरी में नहीं पहुंचेगा. इसी तरीके से कोई एक्सटर्नल कंप्रेशन आ गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई कंप्रेशन आया, एक्सटर्नल कंप्रेशन, रिब्स जो है वो अंदर को धंस गई, हार्ट को उन्होंने जो है कंप्रेस किया, हार्ट को कंप्रेस किया, हार्ट को पंप करने के लिए जो है स्पेस नहीं मिल रही, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली क्या कॉज करेंगी? कार्डियोजेनिक शॉक का रीज़न बनेगी. क्लियर. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हाइपोवोलेमिक शॉक. हाइपोवोलेमिक जिसका नाम से पता चल रहा है डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. देखो हार्ट ने तो जो ब्लड आएगा उसको पंप करना है, अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो बेसिकली वो भी हाइपोक्सिया कॉज करेगा. किस तरह से करेगा? क्या क्या कॉजेज हाइपोवोलेमिक शॉक की? ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारा बॉडी का ब्लड ज़ाया हो गया. क्लियर.
हाफ ब्लड तक अगर बॉडी का ज़ाया हो जाए तो बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और कुछ हद तक बॉडी को डेथ से बचा लेता है, ठीक है। लेकिन शॉक डेवलप होना शुरू हो जाता है। हाइपोवोलीमिया की बहुत सारी कॉजेज हैं। एक तो जो है ना ब्लड का लॉस हो जाना, इसी तरीके से हाइपोवोलीमिया का एक इंपॉर्टेंट कॉज जो है वॉमिटिंग, डायरिया। ब्लड के अंदर आपको पता है कि ना सिर्फ सेल्स हैं बल्कि प्लाज्मा है, जो कि हाफ से ज़्यादा है, 55% जो है वो आपके पास प्लाज्मा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग्स होती हैं और बहुत ज़्यादा डायरिया होता है तो क्या होता है कि वॉल्यूम जो है फ्लूइड का बॉडी में कम होता है। जब फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड के अंदर भी वॉल्यूम कम हो जाता है फ्लूइड का। जब फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो पीछे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्स रहेंगे। अब सेल्स को सर्कुलेशन के लिए वो बहुत थिकंड हो जाते हैं, हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, वो बहुत थिकन ब्लड सर्कुलेट करना उनके लिए मुश्किल होता है, स्टैटिक हो जाते हैं। जब वो स्टैटिक हो जाते हैं तो फिर हाइपोक्सिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, और हाइपोक्सिया डेवलप होता है तो पेशेंट के फिर जो है ब्रेन का हाइपोक्सिया होगा तो उसकी डेथ होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या क्या हो गए हाइपोवोलेमिक की, ब्लड लॉस हो गया या फिर ब्लड जो है आपके पास प्लाज्मा जो है वो लॉस हो गया। प्लाज्मा के लॉस होने की बहुत सारी रीजन मैंने बताया, वॉमिटिंग में, डायरिया में, बर्न इंजरीज के अंदर फ्लूइड जो है लॉस हो जाता है, वो सारी की सारी कंडीशन अल्टीमेटली हाइपोवोलेमिक शॉक। सेप्टिक शॉक बेसिकली क्या है? सेप्टिक शॉक इज अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज अ वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन इन द बॉडी। ब्लड के जरिए से इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गई है। अब जब बॉडी के अंदर फैल गई है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इन्फेक्शन, मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हेनेवर देयर इज सम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, एक्यूट इन्फेक्शन होती है तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करती है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर पहला रिस्पॉन्स क्या होता है कि देयर इज हाइपोक्सिया, देयर इज वेजोडाइलेटेशन, ठीक है। तो जब वेजोडाइलेटेशन होती है, अब पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जब वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा कि सारा हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन में ब्लड होता है, एक सेंट्रल सर्कुलेशन में होता है, एक पेरिफेरल सर्कुलेशन में होता है। पेरिफेरल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि जो आपकी स्किन के अंदर जो वेसल्स हैं, आपके पास नॉन वाइटल ऑर्गन्स के अंदर जो वेसल्स हैं, वो जो है जब वो वेजोडाइलेट करेंगी, खास तौर पर स्किन की वेसल्स वेजोडाइलेट करेंगी तो सारा का सारा ब्लड जो है पेरिफेरी में चला जाएगा, क्लियर। सेंट्रल सर्कुलेशन के अंदर हार्ट को ब्लड कम जाना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट ने तो उतना ही पंप करना है जिसका जितना उसको ब्लड मिलेगा, क्लियर। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि पेशेंट का सेंट्रल सर्कुलेशन से ब्लड निकल के पेरिफेरी में चला गया। क्यों गया? क्योंकि वेजोडाइलेटेशन। वेजोडाइलेटेशन क्यों है? क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन पूरी बॉडी के अंदर हो गई। तो पूरी बॉडी के अंदर जब वेजोडाइलेटेशन होगी तो सारा का सारा ब्लड पेरिफेरी में चला गया, सेंटर में रहेगा नहीं। जब सेंटर में नहीं रहेगा तो अब हार्ट के पास पंप करने के लिए बहुत कम क्वांटिटी में ब्लड है। जब कम क्वांटिटी के लिए में ब्लड उसको मिलेगा तो अल्टीमेटली ऑर्गन्स में भी कम जाएगा, और उस जब कम जाएगा तो पेशेंट को जो है क्या होगा कि हाइपोक्सिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली हाइपोक्सिया की वजह से फिर अगर वाइड स्प्रेड होगा तो उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा साइकोजेनिक शॉक और एनाफिलेक्टिक शॉक, बोथ आर the important shock, but they do usually do not leads to the death of the individual. Psychogenic shock क्या होता है कि एकदम से एक्सट्रीम इमोशंस किसी को हो, बहुत खुशी की खबर मिले या बहुत गम परेशानी की खबर मिले, तो आपने देखा होगा कि कई मरतबा इंसान बेहोश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो, उसके ऊपर पे पानी फेंका जाता है तो वो दोबारा से होश में आता है। उसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम इमोशंस के अंदर आपके पास जो है आप पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि बॉडी के जो पेरिफेरी में जो आपके पास जो वेसल्स हैं वो वेजोडाइलेट कर जाती हैं। तो जब वेजोडाइलेट कर जाती हैं तो एकदम से ब्लड जो है सेंट्रल से निकल के ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पेरिफेरी में चला जाता है। जब वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में चला जाता है तो पेशेंट को एकदम से ब्लड ब्रेन को नहीं मिलता, तो पेशेंट जो है वो चक्कर खा के गिर पड़ता है। लेकिन बॉडी का साथ ही कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी दोबारा से होती है, और अल्टीमेटली दोबारा से वेजो कंस्ट्रिक्शन की जाती है, बॉडी जो है दोबारा से ब्रेन को ब्लड पहुंचाना शुरू कर देती है, सेंट्रल सर्कुलेशन में लेती है और पेशेंट फिर नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम इमोशन में बहुत लेस लाइकली होता है कि ये जो वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया है वो डेथ तक ले जाए, ठीक है, बहुत रेयर होता है। इसके अंदर जो है पेशेंट वापस से बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो इसको बहाल कर लेते हैं। Anaphylactic reaction, anaphylactic shock basically is a shock which is caused by some allergies, clear। एलर्जी बेसिकली जो आपको अगले चैप्टर में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ये भी पढ़ाऊंगा एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस के अंदर भी समटाइम्स ड्यू टू सम एलर्जीज, जो स्पेशली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन हो जाती है। पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन होने की वजह से वही पेरिफेरल में ब्लड
ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाता है, लेकिन वो भी जो है बॉडी का कंपनसेटिंग मैकेनिज्म इसको कंट्रोल कर लेता है और अल्टीमेटली वो सारा का सारा जो पेरिफेरल में ब्लड गया होता है वो वापस आ जाता है। समटाइम्स अगर बहुत हाई लेवल की जो है एलर्जन आया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आया, तो समटाइम इट कैन लीड्स टू द डेथ एज वेल। क्लियर? तो ये जो है एनाफिलाक्टिक रिएक्शन भी वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया के बाद जो है डेथ कॉज, अगर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एलर्जन, एलर्जी किसकी टाइप की थी और वो कितनी ज़्यादा सीवियरिटी की थी। क्लियर? तो ये सारी इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं शॉक की। इसके अंदर जो है स्टेजेस होते हैं कुछ शॉक की, वो इंपॉर्टेंट है। देयर आर बेसिकली 3 स्टेजेस ऑफ द शॉक। तो ये शॉक को हम 3 स्टेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं कि क्या क्या किन किन स्टेजेस से गुजर के अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो सकती है। फर्स्ट स्टेज इज द रैपिड नॉन प्रोग्रेसिव। रैपिड नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज है। सेकंड स्टेज इज द प्रोग्रेसिव स्टेज एंड थर्ड स्टेज इज द irreversible। रैपिड नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। रैपिड नॉन प्रोग्रेसिव जो फेज ऑफ द शॉक इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द शॉक। ये कौन सी फेज है कि बॉडी के सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो हैं दे आर एक्टिवेटेड सो दैट कि वो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को हाइपोक्सिया होने से बचाते हैं। क्लियर? जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया या फिर इवन क्या कार्डिक एक्टिविटी की वजह से, डिक्रीज कार्डिक एक्टिविटी की वजह से ब्लड का फ्लो कम होना शुरू हो गया, तो कुछ बॉडी के अंदर जो है इंपॉर्टेंट कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो कि इसको कोप करने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बेरो रिसेप्टर्स रिफ्लेक्स हैं। बेरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वो हार्ट के ऊपर डायरेक्ट तौर पे जो है ना एक्ट करते हैं और वो हार्ट की पंपिंग को बढ़ा देते हैं, टैकीकार्डिया करते हैं, हार्ट तेजी के साथ पंप करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा ब्लड भी आ रहा है, तेजी के साथ वो पंप करेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो पहुंचाएंगे बॉडी। इसी तरीके से आपके पास जो आपके पास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास रीनल से जो लॉस हो रहा है, जो फ्लूइड का लॉस हर वक्त यूरिन की फॉर्म में लॉस हो रहा है, उस लॉस को बॉडी जो है वो कम कर लेती है। इसी तरीके से पेरिफेरी के अंदर जो है आपके पास वेजोकंस्ट्रिक्शन का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। सेंट्री के अंदर जो है अब हार्ट के पास हार्ट पंप कम कर रहा था या फिर वॉल्यूम कम था, तो अब ऑब्वियसली उस वॉल्यूम को जो है सेंटर में लाने के लिए जो पेरिफेरी में ब्लड है, जो स्किन के अंदर आपको मैंने बताया कि मसल्स में स्किन का जो है एडिपोज टिश्यू का सर्वाइवल टाइम बहुत ज़्यादा है, 3-3 4-4 घंटे सर्वाइव करते हैं, लेकिन हमारी जो सेंट्रल ऑर्गन्स हैं उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत कम है। तो बॉडी क्या करती है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन करती है, पेरिफेरल और में जो टिश्यू में जो ब्लड मौजूद है वेजोकंस्ट्रिक्शन किया वो सेंट्रल के अंदर ले आती है। सेंट्रल के अंदर जब आता है और बेरो रिसेप्टर्स ने हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया, ठीक है, और साथ ही साथ रीनल सिस्टम जो है उसने फ्लूइड को कंपनसेट करना शुरू किया, उसके लॉस को कम करना शुरू किया। तो ये तीनों मैकेनिज्म एट अ टाइम एक्टिवेट होते हैं और इस शॉक को रोकने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ये जो शॉक था कि ये हाइपोक्सिया, ब्रेन का हाइपोक्सिया, वाइटल ऑर्गन से हाइपोक्सिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर तो ये स्टेज के ऊपर आप उसको ट्रीट कर लो, मिसाल के तौर पे अगर कोई एमआई हुआ था, कोई वेसल ब्लॉक हुई थी, आप उस वेसल को खोल लो, ठीक है, वो कोई क्लॉट आ गया था उसको डिजोल्व कर दो, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था आप उसको ब्लड लगा दो, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था आप फ्लूइड्स लगा दो, ठीक है। तो अब ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म ने कुछ हद तक बचाया हुआ था और अब आपने उसका ट्रीटमेंट भी किया, तो अब ये जो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज थी ये यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी और पेशेंट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ और ये काफ़ी देर तक प्रोलॉन्ग करेगा तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक हद तक ये अमल कर सकता है, एक हद तक ही इसको रोक सकता है, इसको बचा सकता है। तो क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसके अंदर बॉडी जो है प्रोग्रेसिव स्टेज में जाना शुरू हो जाएगी। और प्रोग्रेसिव स्टेज क्या है कि अब ट्रीटमेंट टाइमली नहीं किया गया, बॉडी इज नाउ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज अ प्रोग्रेसिव स्टेज इन विच देयर इज हाइपोक्सिया ऑफ द टिश्यू। जब हाइपोक्सिया होना शुरू हो गया तो अब बॉडी के अंदर एक सेकंड मैकेनिज्म भी मौजूद है। पहले तो हाइपोक्सिया को बचाने की कोशिश की गई, अब हाइपोक्सिया तो नहीं बच पाया, अब सेकंड स्टेज आ गई कि अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो है एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, बेसिकली सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बेसिकली वो जो ग्लूकोज मौजूद है उसकी एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करता है और उस एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए से एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेल के मुख्तलिफ काम करने में हेल्प करते हैं। अब ऑक्सीजन आ नहीं रही,
क्लियर। हर सेल के अंदर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ एनर्जी के रिजर्व मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्लियर। अब बॉडी क्या करेगी, उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स भी मौजूद हैं जो कि उससे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या है कि अल्टीमेटली वो जब वो ब्रेक डाउन होती है बगैर ऑक्सीजन के, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज द लैक्टिक एसिड, क्लियर। एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू होती है, बॉडी एनर्जी की मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके अल्टीमेटली क्या बनता है उससे लैक्टिक एसिड। अब हर इंडिविजुअल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ना शुरू हुआ तो ओवरऑल बॉडी की पीएच जो है वो ड्रॉप करना शुरू कर देगी, एसिडिक होना शुरू हो जाएगी। अब जब बॉडी सारी की सारी खास पीएच के ऊपर काम कर रही है, पीएच जब एसिडिक हो जाएगी तो ये वर्सन होना शुरू हो जाएगी कंडीशन, क्लियर। और जब वो वर्सन होना शुरू हो जाएगी, खासतौर पर बॉडी के सारे सेल्स जो कि खास पीएच के ऊपर काम कर रहे थे, एसिडिक में वो काम नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे एंजाइम्स डीनेचर्ड होना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली इस स्टेज के ऊपर भी अगर आप इसको ट्रीट कर लोगे तो पेशेंट जो है सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पेशेंट फिर क्या किस स्टेज पे चला जाएगा, एंटर्स इनटू द फाइनल स्टेज। और वो स्टेज क्या है, इरिवर्सिबल स्टेज। इरिवर्सिबल स्टेज का क्या मतलब है कि अब ऑर्गन इरिवर्सिबली डैमेज हो गए। इरिवर्सिबली डैमेज होने का मतलब क्या है कि अब वो आप ट्रीट करो, ऑक्सीजन लगाओ या उसको फ्लूइड्स दो या ब्लड लगाओ या हार्ट को ट्रीट कर लो, लेकिन अब जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब पेशेंट इरिवर्सिबल स्टेज से अल्टीमेटली प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स द फाइनल स्टेज एंड विच इज द डेथ। तो ये स्टेजेस है इंपॉर्टेंट जिससे गुजर के अल्टीमेटली पेशेंट जो है सर्वाइव भी कर सकता है, बच भी सकता है। अल्टीमेटली ट्रीट अगर किया या नहीं किया गया तो इरिवर्सिबल स्टेज तक चला गया और यहाँ से फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हुआ हीमोडायनामिक्स का, और इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 लेक्चर में वो खत्म करके फिर आखिरी जो चैप्टर है न्यूप्लेजिया उसकी तरफ जाएंगे। इस चैप्टर से कुछ भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई या कुछ पूछना चाहते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और यहाँ पे ये चैप्टर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर मैं आपको दूंगा दैट इज ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।